तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th के बेस्ट एमसीक्यूज जिनके थ्रू आप अपने क्लास 10th के प्रिपरेशन के अंदर चार चांद लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं 60 प्लस बेस्ट एमसीक्यूज यानी 60 प्लस बेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट से क्लास 10th के। इसके अंदर जो चैप्टर्स हम कवर करेंगे उनका नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया। यानी कि आपकी बुक के दो सबसे बड़े चैप्टर्स जो हैं वो आज हम एमसीक्यूज के थ्रू कवर कर लेंगे। ठीक है, दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जो एग्जाम्स हैं अब बहुत ज्यादा पास हैं। ठीक है, तो अब आपको ज्यादा पैनिक नहीं करना है। अब आपको ज्यादा से ज्यादा इधर उधर की वीडियोस को नहीं देखना है। आपको उसी कंटेंट को फॉलो करना है जो आपको टू द पॉइंट बातें बता रहा हो। ठीक है, जो आपकी मदद कर रहा हो, जो आपके प्रिपरेशन को एनहांस कर रहा हो और आपको असली पेपर के माइंडसेट की तरफ ढकेल रहा हो। ठीक है, बहुत से लोग होंगे जो अभी भी वीडियोस बनाएंगे कि 3 दिन की स्ट्रेटेजी क्या है, 4 दिन की स्ट्रेटेजी क्या है। लेट मी टेल यू कि आप ये सब देख के खुद को बेवकूफ बनाएंगे। ठीक है, आप अपने टाइम को बर्बाद करेंगे, तो बिल्कुल भी इन चीजों के ऊपर ध्यान मत दीजिए। जितना आपने पढ़ा है, आई थिंक आपने इनफ पढ़ लिया होगा अब तक तो। ठीक है, और इसी को आपको स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना है। इसी के थ्रू आप सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ना कि ये 3 से 4 दिन वाली स्ट्रैटेजी वीडियोस। देखो, अगर ऐसे करके बच्चे टॉप कर रहे होते, ठीक है, तो वो बच्चे पढ़ते ही नहीं जो पूरे साल भर पढ़ रहे थे। ठीक है, बहुत सारे टॉपर्स हैं जो वीडियोस बनाते हैं और बोलते हैं कि मैंने 3 दिन पहले पढ़ा, 4 दिन पहले पढ़ा। लेट मी टेल यू, 4 दिन पहले पढ़ के कोई भी तुर्रम खान मार्क्स नहीं ला सकता। ठीक है, 70, 75, 80 मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन कभी भी 90, 95, 100 मार्क्स नहीं आएंगे आसानी से। अनलेस एंड अनटिल यू आर सम गॉड गिफ्टेड किड, अनलेस एंड अनटिल यू आर सम प्रोडिजी। ठीक है, तो बिल्कुल भी इन चीजों पे, इन फालतू की बकवासबाजियों पे ध्यान नहीं देंगे हम। ठीक है, वील स्ट्रेट अप गेट टू द पॉइंट। हम सीधे सीधे बात करेंगे। अपनी एनसीईआरटी को हम पकड़ के चलेंगे, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम पकड़ के चलेंगे। हम पेपर के पैटर्न को एनालाइज करते हुए चलेंगे और जो जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ते चलेंगे। ठीक है, अब जिन्होंने भी ये दो चैप्टर्स एनसीईआरटी से नहीं पढ़े हैं, तो मैं बता दूं कि मेरे चैनल पे वीडियोस हैं जिसके अंदर मैंने नेशनलिज्म इन यूरोप 30 मिनट्स के अंदर अंदर कवर किया है पूरा चैप्टर। और सिमिलरली नेशनलिज्म इन इंडिया भी कुछ 24 से 25 मिनट के अंदर वन शॉट वीडियो है मेरे चैनल पे। उसको आपको आई बटन पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है वो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो मैंने यहाँ पे दोनों तरह के क्वेश्चंस रखे हैं, आपके एमसीक्यूज भी और आपके असर्शन रीजन भी। जो एमसीक्यूज हैं वो पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड हैं और जो असर्शन रीजन है वो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से ही उठ के आए हुए हैं। एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है, बट एक तरह से एक इंस्पिरेशन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से लेके। ठीक है, तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 प्रमोटेड द आइडिया ऑफ। देखो, अब जिन जिन को भी डेट्स याद नहीं है, आप उन क्वेश्चंस के थ्रू भी याद कर सकते हो। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुए थे? 1789 में। इसने क्या प्रमोट किया था, कौन सा आइडिया प्रमोट किया था? ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था वो किसके लिए हुआ था? ताकि जो मोनार्की है, जो अपने पावर्स को अब्यूज करती है, उसको हटाया जाए और सिटीजन्स की बात करी जाए। यानी कि जो लापात्रिये और ये सारी चीजें हैं, वो वाले वर्ड्स जो आपको आपके पहले पैराग्राफ में दिखेंगे वही हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रोहिबिटेड द आइडिया ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग्स, यानी किंग्स का कोई भगवान से मिला हुआ राइट है नहीं, इसको प्रमोट नहीं करता था। एब्सोल्यूट मोनार्की को तो बिल्कुल ही प्रमोट नहीं करता था। फ्यूडलिज्म क्या होता है कि जो जमींदार है वो ऊपर, जो सोशल क्लासेस का बेसिकली, तो इसको भी नहीं करता था। वो क्या कहता था कि जो सिटीजन्स हैं उनके पास राइट होना चाहिए अपने नेशन के डिसीजंस लेने का, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस के थ्रू भी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, हु इंट्रोड्यूस द नेपोलियनिक कोड इन यूरोप? सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन, नाम के अंदर ही नेपोलियनिक कोड है। तो किसने किया होगा? नेपोलियन बोनापार्ट ने। कांग्रेस ऑफ वियना 1815 वाज डोमिनेटेड बाय। देखो, कांग्रेस ऑफ वियना 1815 क्या था कि बेसिकली जो लिबरल्स का थोड़ा सा राज बढ़ गया था उसको हटा दिया इन लोगों ने। ठीक है, जो आपका नेपोलियन का जो थोड़ा सा लिबरल आइडिया था उसको हटा दिया इन्होंने और खुद आ गए। तो यहाँ पे कौन कौन आए थे? यहाँ पे वो देश आए थे जो मोनार्की को चाहते थे, यानी कि कंजर्वेटिव्स, जैसे कि आपका ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रशिया, ब्रिटेन। तो सी। अगला सवाल। अब देखिए, आप इन क्वेश्चन के नंबर से मत जाइएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा ऑर्डर ऊपर नीचे हो गया है मुझसे ही, लेकिन सवाल जो है आप उस पर ध्यान दीजिए। हु वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कांग्रेस ऑफ वियना? ठीक है,
तो मैंने जब आपको श्योर शॉर्ट सीरीज, जिसके अंदर मैं एकदम वो वाले क्वेश्चन बताता हूँ जिसके अंदर आप सबसे ज्यादा जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो मैंने उसके अंदर आपको पर्सनालिटीज के नाम याद रखने को बोला था। क्योंकि क्या होगा उससे, उससे बेसिकली एमसीक्यूज आने के चांस रहते थे। तो वो ऐसा ही एमसीक्यू है कि यहाँ पे आपको दिखेगा। तो हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कांग्रेस ऑफ वियना? बिस्मार्क जो था वो तो जर्मनी का था। मेटरनिच जो था, ये था बंदा, ठीक है, ड्यूक मेटरनिक। Sixth question. The ideology that emphasized individual freedoms and constitutional government in the 19th century was simply liberalism. ठीक है। जॉल्वरीन क्या था? जॉल्वरीन था एक सीक्रेट सोसाइटी थी, एक मिलिट्री अलायंस था, एक पीस ट्रीटी थी, या फिर एक कस्टम यूनियन था जर्मन स्टेट्स का। तो एक जो चीज मैंने नेशनलिज्म इन यूरोप के वन शॉट वीडियो में बताई थी, वो ये बताया था कि अगर किसी बंदे को जाना है यहाँ से यहाँ तक, तो अराउंड 11 चेक पॉइंट्स थे, ठीक है। और बहुत सारी करेंसीज थी जिनको घटा के टू करेंसीज के बीच तक ला दिया गया था, ठीक है। तो जॉल्वरिन बेसिकली एक कस्टम्स यूनियन था, यानी कि ट्रेड करने के लिए जो यूनियन बनता है कस्टम्स यूनियन, वो था ये, ठीक है। विच कंट्री लेड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? जर्मनी जो था बहुत सारे एम्पायर्स के बीच में बटा कटा पटा था, ठीक है, हम ये सब जानते हैं, ठीक है। तो किसने इसकी आजादी के लिए बात करी? तो जर्मनी का जो सबसे बड़ा हिस्सा था वो प्रशिया के पास था, तो इसलिए प्रशिया। ऑटो वॉन बिस्मार्क, ये किससे एसोसिएट किए जाते हैं? रोमांटिक नेशनलिज्म से तो बिल्कुल भी नहीं, कल्चरल नेशनलिज्म से बिल्कुल भी नहीं, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म से भी नहीं, ये करे जाते हैं एसोसिएट इससे, रियल पॉलिटिक। द यूनिफिकेशन ऑफ इटली was completed in यूनिफिकेशन ऑफ इटली was completed in 1870, ठीक है। जियोसिप्पी मज्जीनी ने क्या फाउंड किया? जियोसिप्पी मज्जीनी, नाम सुन के थोड़ा इटली इटली सा लग रहा है मेरे को, तो है ना, पिज्जा की याद आ गई। तो किस चीज के क्या फाउंड किया होगा इन्होंने? तो यंग जर्मनी तो नहीं किया होगा यार, ठीक है। कार्बोनारी, ये भी नहीं। रेड शर्ट्स नहीं, यंग इटली करके एक संस्था थी, उसको इन्होंने फाउंड किया था, ठीक है। जियोसिप्पी गरिबाल्डी, जियोसिप्पी गरिबाल्डी वाज नोन फॉर व्हाट? डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस, मिलिट्री कैंपेन्स फॉर इटालियन यूनिफिकेशन, राइटिंग नेशनलिस्ट लिटरेचर, या फिर लीडिंग प्रशिया। तो जब हम इटली के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने जब इटली का यूनिफिकेशन पढ़ा, तो वहां पे हमने क्या देखा था कि जो वहां के राजा और जो सीएम थे, उन्होंने जियोसिप्पी गरिबाल्डी को बुलाया था, क्योंकि एक बेसिकली अपने साथ बहुत सारे मर्सिनरीज रखते थे, यानी ऐसे लोग रखते थे जो लड़ाई करते थे पैसे लेके, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, मिलिट्री कैंपेन्स किए थे इटालियन यूनिफिकेशन के लिए, ठीक है। रोमांटिसिज्म इन यूरोप एम्फसाइज्ड, रोमांटिसिज्म जो यूरोप के अंदर आइडिया था, उसने किस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रखा, हमें वो देखना है। तो क्या उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे रखा? नहीं। क्या उसने रैशनलिज्म पे रखा? नहीं। क्या उसने इमोशन, फोकलोर एंड कल्चरल हेरिटेज पे रखा? तो बिल्कुल हाँ, ठीक है, सी आंसर होगा इसका, ठीक है। द आइडिया दैट लैंग्वेज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स इज लिंक्ड टू, ठीक है। तो देखो यार, इंपीरियलिज्म नहीं होगा, कलोनियलिज्म नहीं होगा, कंजर्वेटिज्म नहीं होगा, कल्चरल नेशनलिज्म होगा, ठीक है। एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट करके एक चीज बनाई गई 1848 के अंदर, जिसने क्या किया, उसने मोनार्की रिस्टोर नहीं करी, उसने डिवाइड नहीं किया जर्मन स्टेट को, उसने ऑस्ट्रिया को भी स्ट्रेंथन नहीं किया, उसने यूनिफाई किया जर्मन को कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, यानी कि बी। अगले सवाल पे चलते हैं। The Balkan region became a center of nationalist tension because it was industrialized, it was under Ottoman control, it was unified, it was democratic. किस लिए वहां पे नेशनलिज्म की जो भावना थी वो जागृत हुई बैल्कन स्टेट्स में? अब बहुत लोगों को बैल्कन स्टेट्स का मतलब नहीं पता होगा, ठीक है, जो बैल्कन रीजन्स हैं। तो बेसिकली अगर आप रशिया को देखोगे, ठीक है, आज का जो रशिया है, वो पहले यूएसएसआर हुआ करता था, ठीक है। यूएसएसआर के अंदर से रशिया प्लस 14 कंट्रीज अलग से निकली। तो ये जो 14 कंट्रीज हैं, इनको बोला था कि ये बैल्कनाइज हुई थी। लेकिन बैल्कन रीजन की जब हम बात करते हैं, तो बैल्कन रीजन वो रीजन्स हैं जो रशिया के थोड़े पास से होते हैं, ठीक है। टर्की और रशिया के बीच में जो गैप है बहुत कम है, तो उस रीजन के बीच में जो चीजें हैं वो है बैल्कन रीजन। तो अब जो मैंने एक हिंट दे दिया वो है कि टर्की के बहुत पास है। तो टर्की जो था वो पहले के समय पे जाना जाता था ऑटोमन एम्पायर की तरफ से, ठीक है। तो जब भी बाल्कन रीजन की बात हो, तो क्या है कि इट वाज अंडर ऑटोमन कंट्रोल, ठीक है। तो इसीलिए आप देखोगे कि जो ऑटोमन्स थे वो लोग बहुत लोगों को कन्वर्ट करते थे, ठीक है।
तो अगर आप देखोगे इन बाल्कन रीजन्स के अंदर तो बहुत से ऐसे देश हैं जो कन्वर्ट हुए, जैसे कि आपका अल्बेनिया, कोसोवो, ये सारे जो देश हैं ये थोड़े कन्वर्ट हुए मुस्लिम्स में। ठीक है। नेशनलिज्म इन द बाल्कन्स वाज क्लोजली लिंक्ड टू, जो नेशनलिज्म था बाल्कन रीजन के अंदर, वो किस चीज को लेके ज्यादा फोकस था? ठीक है। क्या वो कॉलोनियल एक्सपेंशन से लिंक्ड था, रिलीजियस और एथनिक आइडेंटिटीज से लिंक्ड था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ से लिंक्ड था, या ट्रेड यूनियन से लिंक्ड था? जैसे मतलब क्या है सवाल का कि आपके जो नेशनलिज्म है, यानी कि जो सेंस ऑफ कलेक्टिव फीलिंग है, वो लोगों को कैसे साथ लाई? मतलब क्या ऐसी चीज थी जो लोगों को जोड़ती थी कि वो नेशनलिज्म की भावना की तरफ आकर्षित हुए? तो वो थी उनकी रिलीजियस और एथनिक आइडेंटिटीज। जो बाल्कन्स थे वो अपने आप को एक सेपरेट रिलीजियस और एथनिक आइडेंटिटी मानते थे। ठीक है। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1821 वाज अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? तो वो था आपका ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट में। तो अगर आप देखोगे कि जो ये चीजें हैं, जो हिस्ट्री है, ये आज तक हमें इफेक्ट कर रही है। आज भी अगर आप कहीं पे भी सर्च करोगे गूगल पे, यूट्यूब पे, तो आपको देखने को मिलेगा कि ग्रीस और टर्की के बीच में हमेशा ही टेरिटरी को लेके लड़ाई रहती है। ठीक है। हमेशा ही लेके लड़ाई रहती है। ठीक है। ग्रीस कहता है कि टर्की का हिस्सा मेरा है, टर्की कहता है ग्रीस का हिस्सा मेरा है। तो ये जो हिस्ट्री है, इसने आज के समय की भी जो सिचुएशन है, पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसको बहुत ज्यादा शेप कर रखा है। तो हमें यही चीज देख के ध्यान से पढ़नी चाहिए इन चीजों को। दी एलिगरी, एलिगरी क्या होता है बेसिकली? जैसे इंडिया की एलिगरी कौन है? भारत माता। तो वैसे ही फ्रेंच नेशन की भारत माता का इक्विवेलेंट कौन होगा? तो वो है आपके सी, मारियान। पता नहीं मेरे को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, मेरे को नहीं समझ आता। ठीक है। नेशनलिज्म इन यूरोप इनिशियली emerged among, सबसे पहले जो यूरोप में नेशनलिज्म है वो किसके बीच में जागृत हुआ? तो क्या वो पेजेंट्स के बीच में हुआ था? नहीं यार, पेजेंट्स के बीच में नहीं हुआ था। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे ग्रुप्स हैं जो जनरली रिवोल्ट करते हैं। ठीक है। तो लेकिन हमने क्या करना है, हमने एनसीईआरटी पढ़ी है, हमने द सोशल साइंसेस ट्यूटर की वीडियो देखे, तो हमें पता रहेगा इसका आंसर। एरिस्टोक्रेसी तो क्यों ही देखो, महाराजा के अंडर में जो पावरफुल लोग थे वो क्यों ही प्रोटेस्ट करेंगे, वो क्यों ही नेशनलिज्म की बात करेंगे? नहीं करेंगे। वर्किंग क्लास के लोगों ने भी बाद में किया था, पेजेंट्स ने भी बाद में किया था। जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है उसने सबसे पहले क्या लाया था? आइडिया ऑफ लिबरलिज्म। ये हमें ध्यान रखना होगा। The unification of Germany was proclaimed in 1871 at Versailles। ठीक है। अब आते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट सवाल हैं ये थोड़े से मतलब डिफिकल्ट हैं। लेवल इनका जो लैंग्वेज है, सारी चीजें हैं, ये थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है। Which of the following best explains why the Napoleonic reforms had contradictory effects in Europe? ठीक है। नेपोलियनिक के जो रिफॉर्म थे, जो सिविल कोड ऑफ 1804 था, उसके कॉन्ट्रडिक्टरी इफेक्ट्स, मतलब जो वो करना चाहता था उसका उलट क्यों हुआ? क्यों? क्या उसने ऐसा कुछ किया जिससे कि मोनार्कीज और स्ट्रांग हो गई? ठीक है। या फिर बी ऑप्शन, दे स्प्रेड लिबरल आइडियाज व्हाइल प्रमोटिंग फ्रेंच डोमिनेशन, दे सपोर्टेड फ्यूडल प्रिविलेजेस, या फिर दे डिस्करेज नेशनलिज्म। ऐसा क्या था जिसके चक्कर में उसका जो कॉन्ट्रडिक्टरी इफेक्ट्स था वो हुआ? तो मैंने जब पढ़ाया इस चीज को तो मैंने एक चीज बताई थी कि जो नेपोलियन था वो हर जगह जाके मोनार्की तो हटाता था। ठीक है। उसने मतलब मोनार्की को कभी भी स्ट्रेंथन नहीं किया, ये पॉइंट गलत है। ठीक है। साथ ही साथ उसने कभी फ्यूडल प्रिविलेजेस, अगर हम इसका 1804 का कोड देखें तो उसने फ्यूडल प्रिविलेजेस को भी हटा दिया था। साथ ही साथ वो नेशनलिज्म को भी थोड़ा सा बढ़ावा देता था, फ्रेंच नेशनलिज्म को। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो ये थी कि नेपोलियन मोनार्की तो हटाता था, लेकिन जो पूरा सिस्टम था वो फिर किसको बेनिफिट करता था? नेपोलियन को, यानी कि फ्रेंच लोगों को। तो यानी कि इसका आंसर क्या है? दे स्प्रेड लिबरल आइडियाज व्हाइल प्रमोटिंग फ्रेंच डोमिनेशन। ये हो गया आपका आंसर। The Congress of Vienna attempted to suppress nationalism primarily because it supported democratic governance, threatened dynastic legitimacy and imperial stability, encouraged industrialization और promoted socialism। ऐसा क्या रीजन था जिसके कारण जो कांग्रेस ऑफ वियना थी उसने नेशनलिज्म को, यानी कि इस देशभक्ति की भावना को जोर से दबाने की कोशिश करी? तो हमने जो फ्रेडरिक सोरियो की जो इमेज देखी थी, हमने उसमें क्या देखा कि लोग जो थे वो आ रहे थे कतार में, और यहाँ पे थोड़ा सा कूड़े का ढेर पड़ा हुआ था। तो कूड़े का ढेर क्या था? वेस्ट ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। तो जो डायनास्टिक लेजिटिमेसी है और इंपीरियल स्टेबिलिटी है, ये उसको थ्रेटन कर रहे थे। ठीक है, जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी। ठीक है। फिर है बिस्मार्क्स पॉलिसी ऑफ रियल पॉलिटिक डिफर्ड फ्रॉम लिबरल नेशनलिज्म बिकॉज इट फोकस्ड ऑन इमोशनल यूनिटी, emphasized diplomacy and military power over ideology, supported democracy, rejected unification। क्या था इसका आंसर? आप जरा बता के। इसका आंसर जो है वो है
B. Emphasize diplomacy and military power over ideology. The 1848 revolutions are often called the springtime of nations because they ended monarchy permanently, marked simultaneous nationalist and liberal uprisings across Europe, led to socialist revolutions, unified Europe. बेसिकली बहुत सारे रेवोल्यूशंस हो रहे थे इन पीरियड के बीच में, तो इसलिए ये चीज इसका आंसर होगा। ठीक है, अब अगले सवाल पे आते हैं जिसका क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा फैक्टर था जिसने इटालियन यूनिफिकेशन को जर्मनी की यूनिफिकेशन से अलग बनाया। तो देखो यार, जो जर्मनी का यूनिफिकेशन था ना, वो अगर आप बुक भी देखोगे तो बहुत बार लिखा हुआ है कि टॉक्स के थ्रू, डायलॉग के थ्रू, डिस्कशंस के थ्रू हुआ है। ठीक है, कुछ कुछ जो उसके एरियाज थे वो ऐसे ही आ गए थे। लेकिन जो इटालियन यूनिफिकेशन था, तो इसके एक इंपॉर्टेंट फिगर कौन थे? गरीबाल्डी। ठीक है, तो गरीबाल्डी का काम क्या था? ये तो मार धाड़ी मचाते थे। ठीक है, तो इटालियन यूनिफिकेशन जो है उसके अंदर कोई भी डिप्लोमेसी नहीं हुई, उसके अंदर कोई भी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी नहीं यूज करी गई, तो ये आंसर नहीं होगा इसका। इसका आंसर क्या है कि क्योंकि जर्मन यूनिफिकेशन के अंदर डिप्लोमेसी प्लस मिलिट्री कैंपेन का यूज हुआ, मिलिट्री प्लस डिप्लोमेसी। इटली के अंदर क्या है? सिर्फ मिलिट्री। तो इसीलिए थ्रू पॉपुलर रेवोल्यूशन एंड मिलिट्री कैंपेन्स, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, ये डिफरेंट था बस इटली के यूनिफिकेशन में। द प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेसी एट द कांग्रेस ऑफ वियना एम टू प्रमोट व्हाट? ठीक है, तो इसने मतलब कांग्रेस ऑफ वियना क्या था? 1815 में लगा था, नेपोलियन बोनापार्टे को हराया गया था, तो वापस से क्या लगाया गया? मोनार्की को ला दिया गया था। इतना तो हमें ध्यान है कि नहीं है? इतना हमें ध्यान है। तो बेसिकली क्या हुआ कि रेवोल्यूशन के बाद जो मोनार्कीज हट गई थी, जो किंग्स हट गए थे, उनको वापस रिस्टोर करना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। द अल्टीमेट लिमिटेशन ऑफ अर्ली यूरोपियन नेशनलिज्म वाज दैट इट, सबसे बड़ा जो लिमिटेशन था वो ये था कि इन्होंने लोअर क्लासेस और विमेन को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं करने दिया था। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे आपके एमसीक्यूज तो खत्म होते हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे असर्शन रीजन की। तो असर्शन रीजन का जो एक बेसिक तरीका है वो ऐसे आपको क्वेश्चन देंगे और डायरेक्शन। तो मैंने क्या किया कि ये डायरेक्शंस आप देख लीजिए एक बार ध्यान से। फिर हमने 3-4 क्वेश्चंस रखे हैं, इनका आंसर हम ए बी सी डी में देंगे, फिर आप ए बी सी डी से मार्क कर लीजिएगा कि कौन सा था। ठीक है, पहला क्वेश्चन, असर्शन क्या दे रखा है? द कांग्रेस ऑफ वियना सक्सीडेड इन परमानेंटली सप्रेसिंग नेशनलिज्म इन यूरोप। जो कांग्रेस इन वियना थी उसने क्या किया? नेशनलिज्म को हमेशा के लिए सप्रेस कर दिया? नहीं। 1815 के बाद 1848 में फिर रेवोल्यूशन हुए, बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए, यूनिफिकेशन हुई बहुत सारे देशों की, नेशनलिज्म की जो भावना थी वो भी उठी बहुत देशों के अंदर। तो यानी कि ये जो ऊपर वाला ए है ये तो फॉल्स है, यानी कि हमेशा के लिए तो नहीं हुआ, थोड़े टाइम के लिए भले इन्होंने सप्रेस कर लिया था। रीजन क्या है कि इस चीज के होने का रीजन क्या है, असर्शन के होने का रीजन क्या है कि इट रिस्टोर्ड मोनार्कीज एंड स्ट्रेंथन्ड कंजर्वेटिव रिजीम्स। देखो, कांग्रेस ऑफ वियना ने ये काम तो किया ही था कि उन्होंने कंजर्वेटिव रिजीम्स को ज्यादा पावर दी थी और मोनार्की को रिस्टोर कर दिया था। तो यानी कि रीजन जो है वो ट्रू है, लेकिन असर्शन जो है वो फॉल्स है। तो इससे क्या मैच हो रहा है? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसका आंसर है आपका डी। ठीक है, इसका हम ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, असर्शन क्या है? द ज़ोल्वेरीन एक्सक्लूडेड ऑस्ट्रिया फ्रॉम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ठीक है, ऑस्ट्रिया को ज़ोल्वेरीन ने हटा दिया था इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में। ठीक है, प्रशिया, अब क्यों किया ऐसा? क्योंकि प्रशिया जो है वो अपना स्ट्रेंथन करना चाहता था जर्मन स्टेट्स में अपनी लीडरशिप। ठीक है, तो क्या ये ट्रू है? तो देखो यार, असर्शन भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। ठीक है, अगला, असर्शन ए, द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल्ड टू अचीव जर्मन यूनिफिकेशन। ठीक है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने जर्मन यूनिफिकेशन अचीव करने को फेल कर दिया। ठीक है, दूसरा, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जो प्रशियन किंग था उसने रिफ्यूज कर दिया था क्राउन जो कि ऑफर किया जा रहा था पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, कोई भी बंदा अपनी पावर छोड़ के एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्यों रहेगा? मैं आपको ही पावर दूं कि आप पूरी दुनिया चला सकते हो और फिर मैं एक दिन अचानक से आऊं और बोलूं कि नहीं भाई, अब तेरे को ना एक सेट ऑफ रूल्स है उनके अंडर में ही रह के काम करना पड़ेगा, तेरे पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है, तो तुम मेरा गला काट दोगे, बोलोगे कि अभी चलना। ऐसा थोड़ी होता है, हमें पूरी पावर चाहिए थी, हम पूरी पावर ही रखेंगे। तो वही चीज है। तो क्या ये रीजन सही है और असर्शन भी सही है? तो ये है, इसका आंसर भी ए है, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
क्वेश्चन 4, असर्शन और रीजन पढ़ो। इटालियन यूनिफिकेशन वाज अचीव्ड सोलली थ्रू डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस। कैवोर यूज्ड अलायंसेस स्ट्रेटेजिकली। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका डी, यानी क्योंकि ए फॉल्स है, इटालियन में कोई भी डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस हुए ही नहीं थे। ठीक है, कवोर ने अलायंसेस को स्ट्रेटेजिकली यूज किया, जैसे कि जियोसिप्पी गरिबाल्डी, और इनके थ्रू मिलिट्री कैंपेन्स करा के काम निकाला गया। तो ये है आपका, खत्म होता है सीन यहाँ पे नेशनलिज्म इन यूरोप का। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हमने किए हैं, पूरी आपकी लगभग एनसीईआरटी भी रिवाइज हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं अगले चैप्टर पे जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। ये चैप्टर मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स है, क्योंकि बहुत ही आसान चैप्टर है। आपने अगर मेरी वीडियो देख ली होगी इस चीज की, जो कि आ जाएगी आपके आई बटन पे भी आ जाएगी, जब वीडियो खत्म होगी तब भी आएगी, आप देखोगे ये वीडियो तो आपको समझ आएगा कि मैंने कितने बढ़िया से ये चीज एक्सप्लेन करी है। 24 मिनट के अंदर ये चैप्टर खत्म है लगभग। ठीक है और मैंने पूरा फ्लो चार्ट के थ्रू कराया, कुछ भी थ्योरी व्योरी नहीं लिखी। नेशनलिज्म इन यूरोप में मैंने थ्योरी लिखी है, पर इसमें मैंने कोई थ्योरी नहीं लिखी। ठीक है, स्ट्रेट अप आई यूज द पॉइंट्स इन द बुक, और मैंने उसको फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी, कीवर्ड्स बताने की कोशिश करी है। तो जरूर से जरूर देख लेना यार एक बार, अगर आपको वो पढ़ना है अच्छे से तो। ठीक है, तो आओ यार इसके भी क्वेश्चंस को थोड़ा सा हल करना चालू करते हैं। द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया वाज क्लोजली लिंक्ड टू। ठीक है, जो इमर्जेंस है नेशनलिज्म ऑफ इंडिया की, वो किससे लिंक्ड है? मुगल रूल के डिक्लाइन से लिंक्ड है? नहीं। स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस से लिंक्ड है? एक्सपेंशन ऑफ प्रिंसली स्टेट से लिंक्ड है? ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म से लिंक्ड है? एक एक ऑप्शन आप समझ के चलिएगा। ठीक है, मुगल रूल जब डिक्लाइन हुआ, मुगल रूल डिक्लाइन कब हुआ था? औरंगजेब के डेथ के बाद, यानी एटलीस्ट 1707 में। लेकिन अंग्रेज इससे भी पहले से रखे हैं। ठीक है, शाहजहां जहांगीर के टाइम से थे अंग्रेज यहाँ पे इंडिया में, तो वो सिर्फ ट्रेड करते थे। तो डिक्लाइन ऑफ मुगल रूल की वजह से तो ये नहीं हुआ कि लोगों ने बोला कि नहीं नहीं भाई अब हमें तो अपना देश बनाना है, हमें नेशनलिज्म की भावना आ गई, नहीं। तो ये आंसर तो नहीं है। ठीक है, फिर इन्होंने बोला कि जब प्रिंसली स्टेट्स एक्सपैंड हो गई तो लोगों को लगा कि अब उन्हें जो है एक नया देश चाहिए। ठीक है, तो ये भी नहीं। ठीक है, बहुत ही बेवकूफाना स्टेटमेंट लग रही है वैसे भी सुनने में, कि यार किसी जगह का राज बढ़ा तो उसने सोचा कि अब पूरा देश ही मेरा हो जाएगा, नहीं। ठीक है, एक जगह का कोई लेट से घराना बढ़िया बना, लेट से हैदराबाद की जो प्रिंसली स्टेट थी वो थोड़ी सी बड़ी हो गई, तो क्या वो पूरा इंडिया बना लेगी अपने आप को? नहीं बना पाएगी। ठीक है, ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म, और अगर हैदराबाद बड़ा हुआ है लेट से, तो क्या सारे देश के लोगों में क्या बोलते हैं नेशनलिज्म की भावना आ जाएगी, देशभक्ति की भावना आ जाएगी? नहीं आएगी। ठीक है, सिर्फ हैदराबाद के लेट से लोगों में आ सकती है। ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म क्या होता है कि जमींदार हैं, जो डिवीजन है कास्ट क्लास के बेसिस पे वो बढ़ गया है, तो उसकी वजह से नेशनलिज्म में आया? नहीं। तो ये तीन ऑप्शन तो नहीं है फॉर श्योर। लेकिन एक चीज जो मुझे दिख रही है, एंटी कलोनियल वर्ड। ठीक है, लोगों को पता चल गया था कि हमें नेशनलिज्म चाहिए, लेकिन वो किस लिए? क्योंकि वो लोग अब ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जो कलोनियल पावर है उसके खिलाफ बात करने लगे थे। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। बहुत ही प्यार से आपको पेशेंस से करना पड़ेगा एमसीक्यूज को। ठीक है, अगर आप ये सोचते हैं कि आप तुरंत देखें तुरंत मार्क कर दें, तो मिस्टेक्स के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए हम बहुत ही आराम से चलेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर जो हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, नेशनलिज्म इन यूरोप हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, तो हम कोशिश करेंगे कि इनके सवाल जो हैं हम 100% स्ट्राइक रेट के साथ सही करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। द इंडियन नेशनल कांग्रेस इनिशियली डिमांडेड, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इनिशियली क्या डिमांड किया था, वो हम देखते हैं। कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड डिमांड किया था? तो नहीं, एकदम से इन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड नहीं रखी थी। आर्म्ड रेवोल्यूशन की तो बातें करते ही नहीं थे। ठीक है, गांधी जी की पार्टी है लगभग, ऐसे मान के चलो, तो ये चीज होगी नहीं। ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये पॉइंट जो था ये साइमन कमीशन का एक बहुत बड़ा पॉइंट था, कि साइमन कमीशन के अंदर कोई भी इंडियन मेंबर नहीं है। ठीक है इमीडिएट अबॉलिशन ऑफ ब्रिटिश रूल, नहीं, ये क्विट इंडिया मूवमेंट तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट हमें पढ़ाया नहीं गया, तो इसका आंसर क्या है? सी, ये इनका डिमांड था। राउलेट एक्ट वाज अपोज्ड, राउलेट एक्ट को क्यों अपोज किया गया? क्योंकि इसने सेपरेट इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस किए थे? तो बिल्कुल भी नहीं। अलाउड डिटेंशन विदाउट ट्रायल, ये इसका आंसर है। क्या इसने प्रोविंशियल काउंसिल को अबॉलिश कर दिया था? नहीं। प्रमोट किया था इंडियन इंडस्ट्री को? नहीं, अंग्रेज क्यों प्रमोट करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका? बी। फिर द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द राउलेट एक्ट लेड डायरेक्टली टू द ट्रेजेडी एक्ट, राउलेट एक्ट की जो प्रोटेस्ट थे, राउलेट एक्ट कब लाया गया था? 1919 में। ठीक है,
और जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, ये डेट्स है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। ठीक है। राउलेट सत्याग्रह ने क्या मार्क किया? ठीक है, राउलेट सत्याग्रह ने क्या मार्क किया? सबसे पहला जो गांधी जी ने, मतलब जो मेन पूरे देश को जोड़ने वाला, इससे पहले तो वो खेड़ा, अहमदाबाद और कहाँ कहाँ चंपारण गए, वहां पे तो इन्होंने बस अपनी एक तरह से ब्रांड वैल्यू बनाई कि छोटे छोटे जगहों पे जाके पहले स्ट्रगल्स को सपोर्ट करते हैं, अपना ब्रांड इमेज बनाते हैं। लेकिन जो एक बड़े स्केल पे जो था वो उन्होंने कहाँ पे किया? राउलेट सत्याग्रह में, यानी कि नेशन वाइड मास मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी। ठीक है। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एनसीएम को कब विड्रॉ किया गया? एनसीएम को विड्रॉ किया गया था फरवरी 1922 में। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने क्या किया था, चौरी चौरा इंसिडेंट को कर दिया था, जहां पे इन्होंने एक पुलिस स्टेशन को ही जला दिया था। ठीक है, तो ये तो हमें ध्यान ही है यार, बहुत ही आसान चीज है। अब आते हैं अगली चीज पे। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एम्ड टू, एनसीएम जो था उसका एम क्या था? डिमांड डोमिनियन स्टेटस, यूज वायलेंट रेजिस्टेंस, बॉयकॉट ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस एंड गुड्स, सपोर्ट ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स। तो ये तो नहीं था। वायलेंट रेजिस्टेंस भी गांधी जी की पार्टी नहीं कराएगी, डिमांड डोमिनियन स्टेटस भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब तक क्या था, पूर्ण स्वराज की जो थोड़े से डिमांड्स थे वो उठने लग गए थे। तो डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? मतलब कि भाई अभी अभी के लिए तुम इतना इतना राज रखो, इस एरिया पे राज रखो। तो ये चीज हम नहीं चाहते थे। हमारा देश है, हमें कोई और आके बता रहा है कि तुम इतने इतने पे राज रखो, बेवकूफों वाली सिचुएशन है। तो क्या था? बॉयकॉट ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस एंड गुड्स। अगर आप इसको पढ़ोगे तो मूवमेंट इन सिटीज टाउन्स वाले पार्ट में आएगा। ठीक है, सिटीज टाउन्स और इन सारी चीजों में, जहां पे इन्होंने बोला कि जो लॉयर थे उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी, लोगों ने सरेंडर कर दिया टाइटल, बॉयकॉट हुआ ब्रिटिश गुड्स का, शॉप्स को पिकेट कर लिया गया, ये सारी चीजें। ठीक है। आठवां आठवां सवाल है कि खिलाफत इशू जो है वो सिग्निफिकेंट क्यों था? क्योंकि ये सिर्फ इकोनॉमिक था, इसने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को टेम्परली बढ़ाया था, डिवाइड किया था नेशनलिस्ट को, या अपोज किया था गांधी को? तो इसका आंसर है हिंदू मुस्लिम यूनिटी। क्योंकि क्या था, बेसिकली गांधी जी चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम यूनाइट होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ें। इसलिए उन्होंने ऑटोमन खलीफा को, जो उसके ऊपर टेम्पररी उसको हटा के जो उसके ऊपर फाइन्स लगने थे, पेनल्टी लगनी थी, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। सिविल डिसोबीडियंस कब शुरू हुआ? सिविल डिसोबीडियंस शुरू होता है आपका सॉल्ट सत्याग्रह के साथ। ठीक है, ये तो याद ही हो जाना चाहिए भाई। ठीक है, सॉल्ट सत्याग्रह के बाद। सॉल्ट मार्च जो था वो प्रोटेस्ट था किसके अगेंस्ट पे? लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल टैक्स, सॉल्ट टैक्स मोनोपोली, रेलवे एक्सपेंशन। सॉल्ट मार्च, सॉल्ट टैक्स मोनोपोली। बेसिकली होता क्या था कि अंग्रेज जो थे हमारे यहाँ के ही समुंदर से नमक निकालते थे, सॉल्ट निकालते थे, और हमें ही बेचते थे विद टैक्स। ठीक है, मतलब हमारे देश से चोरी करी और हमें ही बेच रहे हैं। ठीक है, दोनों तरफ से लूट रहे हैं हमें। ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ बिजनेस क्लासेस इन सिविल डिसोबीडियंस वाज मेनली ड्यू टू, जो बिजनेस क्लास थी उसका पार्टिसिपेशन क्यों था? क्योंकि उनको कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं पसंद थी। ठीक है, कि उनके ऊपर जितने टैरिफ्स लगते थे, जितने रिस्ट्रिक्शंस थे अंग्रेजों के अंडर में बिजनेस करने के लिए, तो उन्हें ये लगता था कि जब हमारा देश बनेगा, इंडिया अपना एक अलग देश बनेगा, एक इंडिपेंडेंट देश बनेगा, तो कुछ ऐसी पॉलिसीज होंगी जो इनको भी, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी फेवर करेंगी, जो कि अंग्रेज नहीं करते थे। ठीक है। वाई डिड, अच्छा, अब क्यों नहीं करते थे अंग्रेज इंडियन बिजनेस को? इसलिए क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि जो उनके यहाँ के बिजनेसमैन हैं, बिजनेस वाले लोग हैं, उनको ज्यादा फायदा हो। वाई डिड रिच पेजेंट सपोर्ट सिविल डिसोबीडियंस, यानी कि जो अमीर किसान वर्ग है या जो अमीर मर्चेंट वर्ग है, उसने क्यों सपोर्ट किया सिविल डिसोबीडियंस को? बताओ। क्योंकि जो लोअर रेवेन्यू है और अबॉलिशन ऑफ रेंट है, इसके लिए इनकी डिमांड थी। ठीक है। अब आते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मेनली इन विच रीजंस। तो कौन से रीजन में इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया? तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स का जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत ही कम था। क्यों था? क्योंकि इंडस्ट्रियल वर्कर्स को ये लगता था कि जो कांग्रेस है ये तो सिर्फ ये अमीर पेजेंट्स और बिजनेस क्लास वाले लोगों की है, तो हम गरीबों की बात क्यों सुनेंगे? इसीलिए बहुत ही कम था ये, एक इसका लिमिटेशन भी आप देखोगे तो सिटीज लाइक नागपुर एंड शोलापुर में ही बस इनका मेन अड्डा था। ठीक है। साइमन कमीशन को क्यों बॉयकॉट किया गया? 1928 के अंदर साइमन गो बैक के नारे लगे थे। क्यों लगे थे? क्योंकि इट हैड नो इंडियन मेंबर्स। ठीक है, इंडिया के लोगों के बारे में डिसीजन ले रहे हैं पर इंडिया के लोग ही नहीं है उसके अंदर। ठीक है, ये दिक्कत थी। Failure of civil disobedience movement can be partly attributed to,
इसलिए था क्योंकि बहुत सारे सोशल ग्रुप्स थे, जैसे कि दलित्स प्लस मुस्लिम्स प्लस विमेन, इन लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। विमेन को तो करने ही नहीं दिया गया, लेकिन दलित और मुस्लिम जो हैं, इन्होंने विलफुली पार्टिसिपेट नहीं किया इसके अंदर। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उतना ट्रैक्शन गेन नहीं कर पाया। किया इसने, बाकी मूवमेंट्स के खिलाफ में बहुत ज्यादा किया, पर इनफ नहीं था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने क्या इंट्रोड्यूस किया, ये बताओ। डायआर्की इन प्रोविंसेस। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, लेकिन फिर भी कोई नहीं, जान लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। द टर्म स्वराज ड्यूरिंग अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट्स मेंट, स्वराज का मतलब क्या होता है, स्व का राज, यानी कि स्वयं का राज, यानी कि स्वयं यानी सेल्फ, और राज मतलब गवर्नेंस, तो यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट। ट्राइबल पार्टिसिपेशन इन नेशनलिस्ट मूवमेंट्स वर लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय, ट्राइबल पार्टिसिपेशन क्या होता है, ट्राइबल के अंदर क्या था, आपके अल्लूड़ी सीतारामा राजू, इनका ध्यान ध्यान रखना, सीतारामा राजू, गुडेम हिल्स के गोरेला रेबल्स थे ये। ठीक है, तो इनके लिए क्या दिक्कतें थी, अंग्रेज जो थे वो फॉरेस्ट लॉज बनाते थे, जिससे कि ये नहीं जा पाते थे, ये अपनी कैटल और ये सारी चीजें ग्रेज नहीं कर पाते थे, अपने लिए खाना, इनका जो लिवलीहुड था उसको अफेक्ट कर दिया था, और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को किसने स्ट्रेंथन किया, ये बताओ। शेयर्ड सिंबल्स, सॉन्ग्स एंड हिस्ट्री ने, मिलिट्री कंस्क्रिप्शन ने नहीं किया, ब्रिटिश एजुकेशन ने नहीं किया, कॉमन लीगल कोड ने नहीं किया। तीनों ही ऑप्शन जो हैं, ऑड वन आउट तो यही दिख रहा है मेरे को यार। ठीक है, और जो मैंने पढ़ा भी है, तो बी आंसर करेंगे। 20, द विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन रिफ्लेक्टेड गांधीज एम्फोसिस ऑन किस चीज पे, नॉन कोऑपरेशन क्यों विड्रॉ किया गया था, 1922 चौरी चौरा, चौरी चौरा में क्या हुआ था, वायलेंस हुई थी, यानी कि पुलिस स्टेशन जला दिया गया था, तो नॉन वायलेंस, गांधी जी से जुड़ा हुआ तो यार नॉन वायलेंस ही होगा। ठीक है, 21, दलित्स लिमिटेड पार्टिसिपेशन इन सिविल डिसोबीडियंस वाज मेनली ड्यू टू, कि दलित्स क्या सपोर्ट करते थे ब्रिटिश को, नहीं। क्या उनका लैक ऑफ इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में, नहीं, क्योंकि दलित के बहुत सारे लीडर्स थे, वो जानते थे कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से ही उनको समाज के अंदर इज्जत मिलेगी। रिलीजियस डिविजन्स की वजह से नहीं, क्योंकि उनको सोशली इनइक्वालिटीज और डिफरिंग डिमांड्स थे उनके। ठीक है, उनके सोशल इनइक्वालिटीज और डिफरिंग डिमांड्स थे। ठीक है, 21 का आंसर क्या हो गया, सी। द लाहौर सेशन 1929 of Congress is significant because it, बताओ इसका आंसर बताओ। तो इस सेशन के अंदर पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर नेशनलिज्म इन इंडिया डिफर्ड फ्रॉम यूरोपियन नेशनलिज्म बिकॉज इट वाज, इंडिया के अंदर जो नेशनलिज्म था वो यूरोप के नेशनलिज्म से कैसे डिफरेंट है, ये बताओ। हुँ? क्या वो कल्चरल के ऊपर बेस्ड था कि यार हमारी जो कल्चर है हम उसको बचाएंगे, नहीं। अंग्रेज सिर्फ कल्चर पे तो अटैक नहीं कर रहे थे, रिसोर्सेज पे भी अटैक करते थे हमारे। ठीक है, क्या उसने सपोर्ट किया था मोनार्की को इंडिया के अंदर, नहीं, इंडिया के बहुत से लोगों ने मोनार्की को सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, अवॉइडेड पेजेंट पार्टिसिपेशन, ये भी नहीं है, पेजेंट से पार्टिसिपेट तो किया ही था। तो मेन काम क्या था कि अंग्रेज जो थे वो कॉलोनियलिस्ट थे। ठीक है, इसलिए। ठीक है, द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस फेल्ड प्राइमरली बिकॉज, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों फेल हो गए, ये बताओ। इकोनॉमिक क्राइसिस ने कोई टॉक सेंड कर दिए, नहीं। नो कंसेंसस और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, देखते हैं इसका आंसर ये है या नहीं। नेशनलिस्ट ने डायलॉग रिफ्यूज कर दिया, ब्रिटिश ने इंडिपेंडेंस ग्रांट कर दिया, तो ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आपका ये ऑप्शन भी नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल के जो रिफॉर्म्स है, जो गांधी जी की रिक्वेस्ट थी, उसको अंग्रेजों ने मानने से मना कर दिया था। लॉर्ड इरविन से जो मिलने गए थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, वो चीज। 25वां क्वेश्चन, द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया वाज यूनिक बिकॉज इट वाज लेड ओनली बाय एलिट्स, नहीं, सिर्फ एलिट्स ने तो लेड नहीं किया। बाबा रामचंद्र जो थे एक इंडेंचर्ड लेबर थे, अवध पेजेंट मूवमेंट के अंदर वही थे। ठीक है, कंबाइंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रीवियंसेस, देखते हैं। इग्नोर किया क्या रूरल मासेस को, रूरल इंडिया के उस समय की ज्यादातर पॉपुलेशन गांव वाले इलाके में रहती थी, इनको अगर इग्नोर कर दोगे तो मूवमेंट बनेगा कहां से। अवॉइडेड सिंबॉलिक मोबिलाइजेशन, नहीं, हमने सिंबल्स का बहुत यूज किया, भारत माता, ट्राई कलर, इतनी सारी चीजें, तो इसका आंसर है बी। इसने पॉलिटिकल रीजन भी उठाए, पॉलिटिकल दिक्कतें भी उठाई,
इकोनॉमिक दिक्कतें भी उठाई और सोशल दिक्कतें भी उठाई, इसलिए नेशनलिज्म इन इंडिया का जो ग्रोथ है इंडिया के अंदर वो यूनिक रहा। अब आते हैं असर्शन रीजन वाले पॉइंट पे। तो असर्शन रीजन, राउलेट एक्ट जो है उसने वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट करा है, तो ये आंसर है ट्रू, मतलब सॉरी, ए इज ट्रू, असर्शन जो है ट्रू है। रीजन क्या बताओ, रीजन इसका देखो, क्या राउलेट एक्ट का वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट होने का रीजन ये है, ये चेक करते हैं। क्योंकि इसने अलाउ किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को टू डिटेन पीपल विदाउट ट्रायल, तो दोनों ट्रू हैं, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, ए। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट रीजन फॉर ए, तो यह है आपका ऑप्शन है। दूसरा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है विड्रॉ कर लिया गया था 1922 में, फरवरी 1922, चौरी चौरा, तो ये तो ट्रू है। क्यों? क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ वायलेंट क्लैशेस का, तो ए भी ट्रू, ये भी ट्रू, तो इसका आंसर है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर अगला क्वेश्चन, सिविल डिसोबीडियंस जो है वो सॉल्ट मार्च से बिगिन हुआ, ये ट्रू। सॉल्ट जो है एक बेसिक नेसेसिटी थी और इसका जो टैक्स था उसने सारे सेक्शंस को अफेक्ट किया, तो दोनों ट्रू है यार। फिर से इसका आंसर भी ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला क्वेश्चन, खिलाफत मूवमेंट स्ट्रेंथेंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, तो मेरे को ये भी ट्रू लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसने मुस्लिम लीडर्स को और मासेस को भी ला दिया, तो दोनों ही ट्रू हैं। फिर से ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अरे यार कोई भी डिफरेंट नहीं है क्या इसका आंसर? असर्शन ए, रीजन आर, द लाहौर सेशन ऑफ 1929 वाज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूर्ण स्वराज को डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। अरे यार फिर से ट्रू है, तो इसका आंसर भी होगा ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये नहीं होगा कि आपको सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर भी ए वाले ही मिलेंगे, नहीं, ये मेरे से हुआ है, ठीक है। मैंने जो क्वेश्चन चूज की वो कोइंसिडेंटली सारे ही ए वाले ऑप्शन पे आ गए थे, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक मैंने सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आपको कर दिए। हमने 60 प्लस बेस्ट एमसीक्यूज जो हैं इस चैप्टर के किए हैं, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर्स के? नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया के। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में जो अभी आखिरी के कुछ दिनों में बहुत पढ़ना चाहते हैं, और साथ ही साथ अपने प्रेपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए। जो बातें मैंने पहले वीडियो की शुरुआत में बताई आप उसके ऊपर ध्यान रखिए। इधर उधर की फालतू वीडियोस को देखने की जरूरत नहीं है, फालतू स्ट्रैटेजी वीडियोस को देखने की जरूरत नहीं है। 7 दिन में आप जितना हो सके उतना ज्यादा खींचिए अपनी चीजों को और पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, सब सही होगा। ऑल द बेस्ट। एंड हाँ, डू सब्सक्राइब प्लस अपने हिस्ट्री का जो मेरा प्लेलिस्ट है वो जरूर देखिए, ठीक है। 2 से कम घंटे, 2.5 आवर्स से भी कम में आप अपना पूरा हिस्ट्री का सिलेबस एनसीईआरटी के थ्रू कवर कर सकते हैं, तो जरूर से जरूर देखना। वो आपको अभी यहाँ पे भी दिख जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलता है अगली वीडियो में।